मैं 2 महीने अस्पताल में रहा तो मेरे लिए खाना भेजती थी। अभी तक 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि भैया आपको देखिए हम दौड़ रहे हैं। जो आपके साथ ये हुआ, जो ये पैरालिसिस का आपको अटैक हुआ, जिस वजह से आप थोड़े से पत्रकारिता में अभी जो मापदंड है वो ये है कि आप पत्रकारिता में है तो आपकी धौंस धमक भी वैसी होती है। कौथिग का कॉन्सेप्ट कैसे आया आप? वो कहते कौथिग होना चाहिए। मैंने कौथिग इतनी मीटिंगें होगी, मैंने खुद अटेंड करी है, तो ये होगा कब? एक पीढ़ी चली गई, एक पीढ़ी हम भी जाएंगे, उसके बाद कौन करेगा? नए बच्चे तो अब नए बच्चे हैं। क्या तो हमारे अंदर जन्मजात एक खूबी है, पारियों में खुददारी है, स्वाभिमान है, और वो कहीं समझौता नहीं करते। जीवन के अब आपने उतार भी देख लिए और चढ़ाव भी देख लिए हैं। दोनों को देखने के बाद अब आप जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं? कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इस कहावत को चरितार्थ किया है मेरे साथ बैठे आज हमारे सुदूर मुंबई से आए एक मेहमान ने, जिनको कि आप सभी लोग चित परिचित हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा परिचय के वो मोहताज नहीं हैं। विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता और जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडियों को एक सूत्र में पिरोने का जिन्होंने काम किया है, कौथिग के फाउंडर हैं। आइए मिलते हैं श्रीमान केशर सिंह बिष्ट जी से। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीएमडी शो में आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मार्च में आपसे मुलाकात हुई थी मुंबई कौथिग में, और फिर आज हम लोग साथ हैं, तो बड़ा सौभाग्य है मेरा। संजोग है, बहुत बड़ा संजोग है। थैंक यू वेरी मच। तो आपकी जो ये जर्नी थी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव टिहरी जनपद के घनसाली से आप पहुंचे मुंबई। कैसा रहा सफ़र और कैसे पहुंचे मुंबई? ये सफ़र बहुत संघर्ष का रहा। ये मेरा नहीं, मेरी पिछली पीढ़ी का। मेरे पिताजी जो बॉम्बे गए थे तब का संघर्ष है ये, आज जिसको हम आगे ले जा रहे हैं। अभी संघर्ष ही ले जाएगा, कि हासिल तो क्या होना है। और ये ऐसा है कि मेरे पिताजी एक नामी ठेकेदार थे। पहाड़ के, तो उनका उपनाम ही ठेकेदार है। वो गब्बर सिंह बिष्ट है उनका नाम, लेकिन उन्हें लोग ठेकेदार जी के नाम से जानते हैं। तो पिताजी यहाँ से इससे गए छोड़ के, उन्होंने ये सोचा, ऐसा उनका कहना है कि अगर मैं ठेकेदारी करता रह गया तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो बेहतर है कि मैं ये छोड़ दूँ। उनका भाई उनके साथ था, उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा हादसा भी हो गया था, तो छोड़ छाड़ के बॉम्बे चले गए थे। तो उनका एक छोटा सा किस्सा है, जब हम पूछते हैं अतीत के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, कि बॉम्बे गए, कैसा क्या हुआ सारा सफ़र। तो कहते कि मैं ऐसा था कि मेरे पास पैसों की पूरी गड्डियाँ भरी रहती, उस समय ठेकेदार थे। तो जब बॉम्बे गए और वोल्टास कंपनी में नौकरी पे लगे हो, तो कहते हैं पहले दिन मेरे को जो गाड़ी दी गई कि मुझे एक सामान यहाँ से उठाना था, वहाँ उठा के कहीं और फेंकना था, कचरा था वो। तो कहते हैं कि वो जो गाड़ी थी वो राख की गाड़ी थी। तो मैंने ऊपर खुदा को देखा, मेरे भगवान को देखा, मैंने कहा कि क्या दिन लेके आया। जिस आदमी के पास हज़ारों और कई नोट रहते, गड्डियाँ रहती थी, वो आदमी आज राख ढोके यहाँ से वहाँ ले जा रहा है। तो बहरहाल वो उनका संघर्ष था, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वोल्टास कंपनी में रहे, वेल्डर का काम करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लेकिन उनका संघर्ष बहुत। हमें पढ़ाने में उन्होंने बहुत अथक संघर्ष किया, और बाद में हमने वो लिख पढ़ी, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम वो अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष करते हैं, हमने उसको संघर्ष को थोड़ा सामाजिक पटल पर ले गए। हम समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो विगत 30 वर्ष अपने आप में 3 दशकों का जो सफ़र आपका पत्रकारिता और जन सरोकारों से जुड़ा है, कैसा रहा अनुभव? ये संघर्ष बहुत डिफरेंट रहा, बहुत ही। मतलब 30 साल उड़ गए, मुझे नहीं लगा संघर्ष करते करते कब निकल गए पता नहीं चला। आज हम उम्र के अलग मोड़ में खड़े हैं, लेकिन बहुत संघर्ष रहा। मैं दरअसल ये हुआ कि मैं शुरू में पत्रकारिता में आया था। मेरी आवाज़ थोड़ा पैलिस की वजह से गड़बड़ है, फिर आप समझिएगा। तो मैं जब पत्रकारिता में आया था, उस समय मास मीडिया का कोई कोर्स नहीं था, उसके बाद वो कोर्स आया। तो मैं तो बीएससी कर रहा था। मैं अचानक मुड़ गया। मैं लेखन पढ़ने का शौक़ था, तो शौक़ था ऐसे कविता कहानियाँ लिखते थे। तो पिताजी ने एक बार पकड़ लिया मेरे बुक में कि मैं कविता लिख रखी थी। वो कहते देखो हमारा बेटा बिगड़ रहा है, कविताएँ लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा है। तो उनके जो लिखना पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं, मानते थे कि शायरी गज़ल लिख रहा है तो बिगड़ ही गया।
बहरहाल मुझे 20 साल मेरे पिताजी को लगे मुझे रिकॉग्नाइज़ करने की मैं ठीक ठाक पैसे में हूँ। तो मैंने पत्रकारिता के धीरे धीरे अपने आप में ड्राइवर होते गया। मैंने जब बीएससी कर लिया और मैं एमएससी पार्ट 1 जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर मुझे नौकरी मिल गई अखबार की, और मैं फिर एमएससी छोड़ दिया। मैं मैथमेटिक्स में था और फिर मैं पत्रकारिता में लग गया। तो 30 साल हो गए मेरी पत्रकारिता को। लेकिन दिक्कत क्या, हम पहाड़ियों की दिक्कत, हम पहाड़ी की दिक्कत है ये जी। हम लोग चैन से बैठ नहीं सकते, हमें बहुत अनकम्फर्टेबल होता है अगर कोई चीज़ बहुत आराम से गुजर रही है। हम लोग को संघर्ष करने की आदत है पहाड़ियों को। तो कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखा तो हमारे अंदर जन्मजात एक खूबी है, पहाड़ियों में खुददारी है, स्वाभिमान है, और वो कहीं समझौता नहीं करते। तो जहाँ भी कहीं गड़बड़ दिखे तो वहाँ उनका आवाज़ उठाना, मुखर आवाज़ उठानी उनका स्वभाव है। वही मेरे साथ भी था। मैं भी पहाड़ी था, तो नेचुरली जो गलत होता उसके खिलाफ दिखते थे, पढ़ते थे। धीरे धीरे वो विरोध की मुद्रा और तीव्र होती गई। तो मेरे एक दोस्त है, पहाड़ी है, पत्रकार ही है। उसने कहा तुम्हें तीन खूबियाँ गड़बड़ है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम्हें 3 खूबियाँ गड़बड़ है। तुम्हारी खूबियाँ नहीं कह रहे, तुम्हारे अंदर 3 दोष हैं। पर एक तो तुम पहाड़ी हो हाँ पहाड़ी हो, ऊपर से तुम पत्रकार हो, और तीसरा तुम ठाकुर हो। तो कहते हैं पहाड़ के 3 गुण जिस पहाड़ी में वो आदमी जीवन में दुखी रहेगा, उसका कहना बिल्कुल सही था। ऐसा क्यों कहा जाता होगा? कहाँ देखिए, पहाड़ी है, एक तो स्वाभिमान है, खुददारी है, हाँ। है ना। ठाकुर है तो ठाकुर, हालांकि मेरा ठाकुरा इसको मिजाज नहीं है, लेकिन ठकुराई कहते हैं, ठकुराई है थोड़ी। और पत्रकार है, अगर नैतिक मुद्दों पे बात करता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। तो 3 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ आदमी कहता है कि वो व्यवस्था के साथ चल नहीं सकता है। अगर व्यवस्था गड़बड़ है तो उस पर हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। और यही मैंने भी किया। मैं 1997 में फिर मैं अखबार में लगा, दैनिक अखबार था मुंबई का, उसका एडिशन लगा। तो वहाँ जब गड़बड़ होने लगी, पीएफ नहीं करता था, लोगों के हरेसमेंट थे, तो मैं फाइनली यूनियन गतिविधियों में लिप्त हो गया। क्योंकि मेरा कोई यूनियन का मिजाज नहीं था, ना कोई इरादा था, ना मैं जानता था। लेकिन मैं यूनियन गतिविधियों में लग गया, मैंने यूनियन बनाई वहाँ पे, और 20 साल तक यूनियन के बिहाफ में जो है नेतृत्व करता रहा। और वो लड़ाई बहुत ख़राब मोड़ पे हो गई। फाइनली अंत में जो है बहुत को किस्सा लंबा है। लेकिन ये जो हुआ कि जब मैंने यूनियन बनाई तो मेरे पिताजी यूनियन से बहुत दुखी थे। उनकी कंपनी में यूनियन थी, और जब भी यूनियन के दफ्तर में जाते थे तो वो हमेशा वहाँ से कुछ जो है अपमानित होकर लौटते थे। तो उन्हें भी लगा बेटा मेरा यूनियन बना रहा है तो ये अच्छा काम कर रहा है। हालांकि उनको बाद में मालूम पड़ा कि यूनियन चलाने का भुगतान कैसे करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे यूनियन के अपने पदाधिकारी लोगों से मिलवाया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यूनियन बना रहा है और जहाँ आप इसकी मदद करिए। लेकिन उस यूनियन का अंजाम मेरे को इतना आर्थिक रूप से इतना नुकसान हुआ कि, लेकिन मुझे उसका संतुष्टि है। फाइनली मैंने कहा कि मेरी प्रतिरोध की आवाज़ सही जगह पे आई है। मैंने बहुत सारे लोगों का जो मैं कर सकता था यूनियन के बिहाफ में, वो हमने लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं। तो ये संघर्ष था, ये पत्रकारिता का संघर्ष है। अच्छा पहलू क्या रहा इसका? मैं सच कहूँ तो पत्रकारिता मेरे लिए अच्छी, देखिए कितना पैसा कमाना है नहीं कमाना वही एक अलग पहलू है ना। पत्रकारिता में अभी जो मापदंड है वो ये है कि आप पत्रकारिता में है तो आपकी धौंस धमक भी वैसी होती है, आप पैसे भी वसूलते हैं, आप कहते हैं अमीर भी हो जाते हैं, और आपकी दादागिरी भी चलती है। ये मानते हैं पत्रकारिता के बारे में लोग, है ना। तो लेकिन हमारा तो मापदंड नहीं था। हम तो ये कहना कि हमेशा हमें तनख्वाह मिल जाए बहुत है, और लोगों के साथ न्याय हो, किससे अन्याय न हो। तो वो अब इस पैसे में बहुत सारे 80% लोग गलत लोग घुस गए हैं, जिसके लिए पत्रकारिता नहीं है, स्कूलों वाली पत्रकारिता नहीं है, प्योरली दुकानदारी है, और उसमें हम लोग अभी मिसफिट हैं। तो कह सकते हैं कि जब मैं यूनियन लड़ रहा था अपने यहाँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरे साथ यूनियन में मुश्किल से 1 या 2 पत्रकार मेरे साथ थे। बाकी सारे जो है जो नॉन पत्रकार होते हैं, जो स्टाफ के जो टेक्निकल लोग हैं, वो मेरे साथ हैं। पत्रकार बामुश्किल 1-2 थे, क्योंकि सबके कुछ हित थे। तो वो तो कह सकते हैं कि यूनियन में पत्रकारों का साथ आपको कभी मिलेगा नहीं, लड़ते नहीं है। पत्रकारों के बारे में ये राय अब रखना गलत है कि वो लड़ते हैं और वो पैसा लड़ाई का पैसा है, वो प्रतिरोध का पैसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कोई पत्रकार दुनिया भर के जितनी बातें बोल दें कि ये गलत हो, वो लड़ाई लड़ना उसने छोड़ दिया है। तो ये बुरा अनुभव ही कह सकते हैं आप। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि
मुंबई का जो महाकौथिक है जी। विगत मुझे लगता है 15 सालों से शायद आप उसका संचालन सफलतापूर्वक आप कर रहे हैं, है ना? तो कैसे आया, मतलब कि कौथिक का कॉन्सेप्ट कैसे आया आप? देखिए, ये कौथिक का जब मैं 1992 में इस पेशे में आया और मैं 2000 तक, राज्य बनने तक मैं पत्रकार था, तो लोग मुझे, समाज के लोग मुझे पत्रकार में बुलाते थे, आज आवाज़ कुछ खबर छाप देंगे करके। तो मैं जाता रहा समाज के बीच, मेरी उपस्थिति थी पत्रकार के रूप में। और तब मैंने देखा कि कई मीटिंग होती थी बहुत सारे लोगों की इस बात को लेकर कि कौथिक जैसे एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए समाज का। लेकिन अब समाज को एकजुट करना इतना मुश्किल काम है, उनको एक मंच में लाने की सोचने में सबको अच्छा लगता है, बड़ा कार्यक्रम होगा, ये होगा, लेकिन उसको बोलना आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल काम है। ये कह सकते हैं कि कौथिक से पहले का मेरा 15 साल की सामाजिक स्टडी का टाइम था। और मैंने ये देखा कि मैंने कहा कि यार बहुत मेरे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता समाज के, वो कहते कौथिक होना चाहिए। मैंने कहा कौथिक इतनी मीटिंगें होगी, मैंने खुद अटेंड करी है, पर ये होगा कब? एक पीढ़ी चली गई, एक पीढ़ी हम भी जाएंगे, उसके बाद कौन करेगा? नए बच्चे तो अब नए बच्चे हैं। तो मैंने कहा करना तो चाहिए इसको। तो आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं था, बातें बहुत सारी कर दे। आज जब कार्यक्रम सफल हो गया, इस कैनवास में चला गया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने कौथिक सोचा था, हमने क्या था। पर इसमें बात क्रेडिट लेने की नहीं है, किसने क्या कैसे क्या वो अलग बात है। लेकिन जाहिर है, मालूम है आपको कि जो कोई सफल होती है उसके पीछे हर आदमी अपना नाम जोड़ता है। लेकिन मैंने 2008 में मैंने कहा कि मेरे साथियों को, जो मेरे स्वच्छंदक हैं, मैंने कहा कि देखिए हमें कौथिक उसको करना चाहिए, कोई ना कोई तो करेगा। तो चलो वो हो ही नहीं रहा है, तो हम कुछ कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आगे रिजल्ट निकलता है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो और फिर मैंने कहा एक चीज़ और है इसमें। देखिए बॉम्बे है ना, ये उत्तराखंड से पूरा कटा हुआ था, इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं था। आज बहुत सारे मंत्री जाते हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि, सामाजिक प्रतिनिधि जाते हैं बॉम्बे, और वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। ये सिर्फ कौथिक के देन है। कौथिक ने ब्रिज जोड़ा कि जहाँ से लोगों को हम बुलाते थे बॉम्बे, और वहाँ के लोग आने लगे, तो एक कम से कम आपस में एक तार जोड़ा तो कौथिक के बहाने। तो मैंने तब तक क्या था, 2008 तक जो कार्यक्रम होते थे बॉम्बे में, वो सब थिएटर में होते थे, है ऑडिटोरियम में। तो मैंने कहा कि यार ऑडिटोरियम कार्यक्रम ऐसा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा, मेरी स्टडी ये कहती है कि जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है, मान 7 बजे कार्यक्रम शुरू होना है, तो आदमी क्या करता है, घर से पौने 7 को या 6:30 बजे आएगा, आधा घंटा आएगा, जब तक वो लोगों से हिलेगा मतलब तो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो फिर हॉल में चला गया और उसके बाद घर चला जाता है। तो मैंने कहा कार्यक्रम होता जरूर अच्छा होता है, सब ठीक है, लेकिन जो आदमी उसको देखने आ रहा है उसके बीच में, उन लोगों के बीच में कोई संवाद नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा जब तक ये अंधेरे में गुम होने वाले जो व्यक्ति आता है, अंधेरे में होता है फिर गुम चला जाता है, वो फिर दिखता नहीं समाज जल्दी। कार्यक्रम से कार्यक्रम देखते हैं तो उसके बीच कोई रिश्ता बनता नहीं है। तो हमने कहा कि मैदान में कार्यक्रम करो, जिससे हो कि जिसको कार्यक्रम देखना हो कार्यक्रम देखेगा, जिसको मिलना हो मिलेगा। तो एक खुला एक प्रांगण होगा, तो उसमें एक संवाद की संभावना रहेगी। तो लोगों को, मेरे जो शुभचिंतक, जो मेरी राय के, जो मेरे विचारधारा के कुछ लोग हैं, वो मेरे साथ आए और हमने 2008 में पहले कौथिक की बुनियाद रखी। लेकिन सिर्फ 2 दिन का कौथिक था, उसमें इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ, मैंने कहा अब कार्यक्रम होगा इसे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा तो फाइनेंस का इशू था। उस समय 4-5 लाख रुपए लगे उस समय, है। तो 4-5 लाख जो इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल काम था। वो सब मेरे जिम्मे था, हालांकि मेरे चाहने वालों ने दिया, लेकिन बड़ी राशि थी उस समय, तो उसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल जब हमने वहाँ हुआ, तो अब क्या हुआ कि कौथिक का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं था। तो हमने कहा यहाँ गैद की दाल बिकेगी, यहाँ ये बिकेगा, यहाँ वो बिकेगा, यहाँ स्टॉल लगाओ। तो हमने बना दिए 50 स्टॉल। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि स्टॉल में तो क्या है, नहीं तो वो दुकान कहीं लगी नहीं। तो लोगों ने कहा कि एक कटोरी में दाल लेके आए, बोला दाल रखा, बोला भटकी दाल, फिर इसमें, तो ऐसे करके हमने वो उतना बड़े स्टॉल में 10 बाय 10 का स्टॉल था, ऐसे डिस्प्ले कर रखे। लेकिन उस समय लोगों को बड़ा वो लगा कि अच्छा हमारी भटकी दाल है, अच्छा हमारी ये, हमारे वो छोटे देख के लोगों को बड़ी वो हुई ना। तो दैट वाज द, तब हमने शुरू किया। और पहला कार्यक्रम था जिसमें हीरा सिंह राणा जी को बुलाया, अपने नेगी जी अध्यक्ष क्षेत्र वाले, ये पौड़ी के, श्रीनगर के नरेंद्र सिंह नेगी। नहीं, वो नरेंद्र सिंह जी उस साल आए नहीं, आना था उनको, लेकिन उनकी माता जी की डेथ हो गई थी। हाँ, तो वो था। फिर कुछ और लोग भी आए थे, कई प्रोमिनेंट लोग थे, 6-7 लोग थे। तो मिला जुला वो रहा, वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा।
तो बहरहाल ये जहाँ आज पहुँचा है यहाँ पहुँचेगा इसकी उम्मीद बहुत कम थी, और इसका निश्चित तौर पे इसका उनको क्रेडिट जाता है समाज के उन लोगों को जो मेरे पीछे जाके खड़े हो गए कि यस ये होना चाहिए, हमें इसे करना चाहिए। तो एक किस्म का प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया। एक बात और बताता हूँ आपको कि कौथिग में हुआ क्या। जब पहली बार कौथिग हुआ तो मेरा एक साथी आया उत्साहित होकर, बोला कि मैं फलान नेता को बुलाता हूँ, वो आएगा, बड़ा नेता। मैंने उसको क्लियर कट किया, मैंने कहा इस कार्यक्रम में वो नेता नहीं आएगा, मत बुलाओ, कोई बेकार अप्रोच करेगा, वो आएगा नहीं, बेकार आप दुखी हो गए। बोला नहीं कैसे नहीं आएगा, लेकिन वो वाकई नहीं आया। मैंने कहा यहाँ एक दिन नेता आएगा जब एक कार्यक्रम उस मुकाम पे होगा, और आज उस मुकाम पे है वो कार्यक्रम। तो ये कुल मिला के उसकी यात्रा है कौथिग की। एक चीज़, अब क्योंकि आप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और आपका लगातार उत्तराखंड में आना जाना, आप भले ही मुंबई में हैं लेकिन आप उत्तराखंड से भी उतने ही जुड़े हुए हैं जो मुझे लगता है। उत्तराखंड में आपने सुना होगा पलायन एक बड़ा मुद्दा है आजकल, क्योंकि आप मुंबई में रह रहे हैं और उत्तराखंड से एक तरह से अगर मैं बात करूं तो पलायन ही आपका मुंबई में हुआ है। तो आपके दृष्टिकोण से ये पलायन वाली जो बात है उत्तराखंड में, इसका क्या सही अर्थ है और कैसे इसको मतलब आपके क्या विचार हैं? नहीं देखिए, ऐसा है यायावरी खाना बदोशी, ये इंसान का मिजाज है। उसको जहाँ प्रगति के 2-4 कदम आगे दिखेंगे वो वहाँ जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ खानाबदोशी यायावरी नहीं है, ये एक आधा आदमी दूसरे स्थान से शिफ्ट होकर नहीं गया। इवन बॉम्बे का जो बाल ठाकरे का परिवार है वो मूलतः मराठी नहीं है, है ना, वो शायद मध्य प्रदेश के हैं या कहाँ के, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो दूसरे जगह के उन्होंने वहाँ की संस्कृति को पूरा अपना लिया, वहीं के होके रह गए। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है, उत्तर प्रदेश में बहुत पलायन है, किसी भी जिले में जाए, बॉम्बे में तो सब जगह के लोग हैं। राजस्थान के लोगों ने बड़ी संख्या में पलायन किया है, तो सभी जगह से गए तक। लेकिन हमारे प्लान उसके प्लान में एक बुनियादी फ़र्क है। उनका प्लान ये कि वो आज भी घरों से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, घर आते हैं जाते हैं, संपत्ति वहाँ खरीदते हैं, जो भी अपने गांव घर में सब करते हैं। जो बॉम्बे में करते हैं वो गांव में भी करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पूरी तरह छोड़ दिया। हम लोगों ने यहाँ से निकले तो हमने कहा भाई यहाँ से आना नहीं। पता यहाँ इतना जीवन इतना दुख में रहा है कि लोग यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो जो पलायन हुआ उनके यहाँ छुटकारा पाने की नीयत नहीं थी। उन्होंने कहा हमारा गांव भी रहेगा लेकिन हमारी संभावनाएं बम्बई में है, हम बम्बई भी दुकान चलाएंगे, कारोबार करेंगे। तो वो जैसे यूपी के लोग हैं, यूपी के लोग बहुत बड़ी संख्या में बम्बई में, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने जब इलेक्शन आता है ना तो वोट देने आते हैं। वो ये बात कई सालों से बम्बई रह रहे हैं लेकिन उन्होंने अपना वोटिंग कार्ड से अपना नाम काट के बम्बई नहीं करवाया। यह हमारा है, हम बम्बई के वोटर हैं, यहाँ के नहीं है, हमारा कुछ ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उनको वोट देने के यहाँ का नेता बॉम्बे जाता है, गाड़ी में भर के उनको आता है। अच्छा, ये फ़र्क है। तो ये अपने गांव घर से गहरे जुड़े हुए हैं। वो वहाँ 10 बाय 10 के रूम में रहेगा लेकिन घर में अपने कार रखेगा, बंगलो बनाएगा, सब करेगा। अपनी संपत्ति जो अर्जित करता है वो अपने घर में लगाता है। अच्छा, हम जो संपत्ति अर्जित करते हैं हम वहीं लगाते हैं, वहीं ख़त्म हो जाते हैं, वी डोंट कम बैक। तो ये बुनियादी फ़र्क है। गए सब हैं लेकिन आने में ये फ़र्क है कि हम वापस नहीं आ रहा, हम वापस आना नहीं चाहते हैं। ये जो भी स्थिति, इस पर बड़ा लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन ये बुनियादी फ़र्क है। जो यहाँ से जाता है, देखिए यहाँ से जो लोग जाते हैं, बच्चे स्पेशली टेरी गढ़वाल के ज़्यादा लड़के हैं, होटल इंडस्ट्री में इतने 10 बाय 10 के रूम में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं क्या कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रहते हैं। घर में आएंगे, यहाँ पे कारोबार नहीं करेंगे तो न यहाँ कुछ करना चाहते हैं, बॉम्बे उनके रास आती है। दूसरी चीज़ एक मानसिकता का भी है। देखिए जो यहाँ से होटल में बॉम्बे में काम करता है वो कहता है कि साहब मैं बड़े होटल में, बड़े आलिशान होटल में काम करने जाता है, जब उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है जैसे मेरे होटल है। हम कहते हैं यार तुम बड़े होटल में काम करते हो, होटल तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम ढाबा चलाओ के अपना बिजनेस करो, है ना। लेकिन उसको नौकरी की मानसिकता है। एक बुनियादी फ़र्क है कि हमारे यहाँ के पहाड़ के लोगों में नौकरी की मानसिकता है, और ये जो यूपी के आदमी है ना उसके अंदर नौकरी की मानसिकता नहीं है। वो जब यहाँ से जाता है तो वो सीधा मार्केट में जाता है, वहाँ से केला लाएगा, सेब लाएगा, कुछ भी लाएगा और सड़क पर बैठ जाएगा। वो कारोबार की उसकी कारोबार की फितरत है, तो वो प्रगति करता है। और हमारे लोग से नौकरी करते हैं, फिर वो यहाँ से बॉम्बे से आते तो उनको यहाँ पर इज्जत मिलती है, बॉम्बे से आए हुए, बॉम्बे क्या करा वही जाने, ठीक है ना। तो उससे प्रभावित हो कि दूसरा बच्चा बता मैं भी आता हूँ। तो ये चक्कर ये है कि उसको यहाँ लग यहाँ कौन धंधा पानी करेगा, इसे कौन भरेगा। अच्छा बड़ा एक नौकरी है, 10-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आराम से जियो खाओ पियो बस।
तो ये मानसिकता में भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। और बाहर से आने के बाद आपको इज्जत और मिलती है। अब यहाँ चाहे वो कितना भी कमा ले बोले, लेकिन यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी। वो भाई टीवी में दुकान चला है, कोटद्वार में चला है, कहीं भी चला रहा है। तो ये बुनियादी फ़र्क है, उसकी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। हमने कहा भी कि यार कई होटल के लोग हैं ना, कोई होटल ऐसा बॉम्बे में नहीं जहाँ पहाड़ के बच्चे नहीं हैं। होटल की बात कर रहा हूँ मैं। हमने कहा करो ना कारोबार, सारे होटल वो सिटी लोग चला रहे हैं जिनको रोटी पकाना नहीं आता, पर दे आर रनिंग बिजनेस। और हमारे यहाँ अंदर लोग किचन में जाते हैं और वो किचन में खो जाते हैं, अंदर रोटी पकाते हैं, घर चले जाते हैं, इतना ही उनका रिश्ता है। लेकिन सेठी जो होटल चलाता है उसको रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन उसको कस्टमर डील करना आता है। वो 10 लोगों से रोज़ मिलता है, तो उसके दिमाग में अलग तरह का, वो फिर नया बिजनेस सेटअप करता है, तो वो प्रगति करता है। हमारे लोग वहीं के वहीं खड़े। तो ये दुर्भाग्य है। उत्तराखंड का जो विकास अभी तक हुआ है, क्या कहेंगे आप उस पर? अच्छा, उस पर तो कहना ठीक नहीं है। बस देखिए, मैं अपनी भावना इससे इतना कहता हूँ कि मैं 2000 राज्य बनने के बाद लगातार उत्तराखंड आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मुझे देहरादून, हरिद्वार, इवन ऋषिकेश भी, कोटद्वार, उधर हल्द्वानी, ये मुझे अपने शहर लगते नहीं है। हकीकत है, मेरा बहुत इमोशन, बहुत जज्बा है पहाड़ के प्रति। बहुत इतना लगता है कि हमने ज़िंदगी लगा दी उसके लिए। लेकिन हमें कहीं महसूस नहीं होता कि जैसे हम किसी, अगर गुजरात के किसी शहर में जाते हैं तो आपको झटका लग जाता है कि मैं आया, गुजरात पहुँचा हूँ। या आप पंजाब चले जाएँ तो आपको लगेगा मैं इस राज्य में आया हूँ। वो उसकी कहीं का अनुभूति होती है, उनके कल्चर का रिफ्लेक्शन होता है, उनकी भाषा दिखती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देहरादून में आके लगेगा नहीं कि आप किसी गढ़वाल में या किसी कुमाऊं में हैं। तो इससे बेहतर जौनसार में जाके थोड़ा लगता है ना, मुंशियार में लगता है थोड़ा। लेकिन ये ना कुछ लगता ना, हमारे चेहरे में ना, हमारी शक्ल वैसे रह गई पहाड़ी जैसे, नाकल पहाड़ी जैसे रह गई। तो आप क्या करेंगे, वो तो दुर्भाग्य है। बट नहीं लगता अपने साथ थोड़ा सा अलूज। जब तक हम ऋषिकेश से ऊपर नहीं चले जाएँ, या हल्द्वानी से ऊपर या कोटा से ऊपर चले नहीं जाएँ, तो लगता नहीं हम उत्तरांचल में आए हैं। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आजकल आप उत्तराखंड से वाकिफ़ हैं, जी हाँ। भू कानून एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जी हाँ। जिसमें कि कहा जा रहा है कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पे ज़मीनें बेच रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जी आप मुंबई में रह रहे हैं, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है ये भू कानून वाली बात कितनी जस्टिफाइड है? क्या होनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, भू कानून तो होने चाहिए। मेरा हमेशा मानना है जी कि मैं जैसे महाराष्ट्र में रहता हूँ, है ना, मेरा मानना है कि लोकल का पहला अधिकार, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोकल का अधिकार है। ये महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वहाँ लोकल का अधिकार है। हम लोग को आज 50-60 साल हो गए, इसके बाद हम ये दावा नहीं करते कि सब हमारा अधिकार पहले है। वो भूमि पुत्र हैं, उनका पहला अधिकार बनता है, उसका जो बचेगा वो हमारा ही बनता है। हालांकि हम मराठी जानते हैं, पढ़ते हैं और उस कल्चर में घुल मिल गए, उनके गीत संगीत पे गाते हुए आते हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद जो उस ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मूल रूप से वासिंदा है, उसका पहला हक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज़मीन तो ऐसा मुद्दा है कि अगर आदमी को अगर गुंजाइश बन जाए तो उसका बच्चे सब कुछ खरीदते हैं। बाहर के आदमी जो वहाँ कमाने गया है, सिर्फ कमाने गया है, उसका तो पैसा है नेचुरली, तो वहाँ ज़मीन खरीदेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उससे बंदिश लगनी चाहिए कि कितना खरीदना है, कितना नहीं खरीदना, ये ज़मीन होना चाहिए। और भूमि पुत्र का अधिकार होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके हक छीन लिए जाएँ पूरी तरह से। तो यहाँ भी होना चाहिए, मेरा मानना है यहाँ भी होना चाहिए निश्चित रूप से। और लड़ रहे हैं लोग, संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि मुझे भी के लोगों ने कहा कि आप बम्बई में इतना कुछ करते हैं तो आप हमारे इससे जुड़िए। लेकिन मेरा कहना है कि हमारा जुड़ने का बहुत सार्थक करनी है जब हम होता है कि उसमें, जब तक हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर काम न करें। खाली आंशिक रूप से मैं कहता हूँ कि मैं भू कानून से जुड़ा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ, वो सब कहने से कुछ नहीं होता। जब तक मेरी भागीदारी उस आंदोलन में बनी नहीं, तो हम शायद, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कभी हमारी भागीदारी बने जरूर। नहीं, और मैं तो उम्मीद करूंगी कि आपकी भागीदारी बननी चाहिए। नहीं, बननी चाहिए। और हमने बीच में एक हस्तक्षेप का एक मूवमेंट चलाया था, उसमें मेरा ये मानना है कि देखिए यहाँ जो देखिए बसने का हक सबको सब जगह है देश में, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ बहुत असामाजिक लोग घुस गए हैं पैसे के बल पे। तो मेरा माने जो भू माफिया या तमाम माफिया यहाँ आ गया है, उससे आज पहाड़ के जो लोग हैं, जो गाँव में बूढ़े रह गए, बच्चे रह गए, वो नहीं लड़ सकते। वो आज अपने गांव को बचाने, अगर वहाँ अगर कोई ऐसा भू माफिया चला जाता है तो उस गांव का और गांव को बूढ़े बच्चे नहीं बचाएंगे। उससे लड़ेगा कौन? जवान आदमियों का, जिसमें ताकत होगी। वो तो सब बाहर बैठा हुआ है। तो मैंने तब कहा था कि आप इसको पूरा प्रवासी निवासी एक होकर लड़िए, तभी आप लड़ सकते हो। क्योंकि प्रवासी आज बौद्धिक रूप से संपन्न है,
आर्थिक रूप से संपन्न है, शैक्षणिक रूप से संपन्न है, सब चीज़ संपन्न है, तो आप उसको अपनी लड़ाई में शामिल करिए। लेकिन दुर्भाग्य से पहाड़ में भी क्या है कि ये, बल्कि बीच में मेरी सोशल मीडिया पे बहस भी एक दो लोगों से, तो मैंने कहा तुम बिहार के लोगों से लड़ना नहीं चाहते, उनको तुमने समाहित कर दिया, पंजाब के लोगों से रिश्तेदारी करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने जो लोग बाहर रह गए उनको लेकर चिढ़ते हो तुम कि तुम यहाँ क्यों आ गए, वापस क्यों आ गए, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्रवासियों को। जबकि मेरा मानना है किसी भी राज्य में जो भी आंदोलन खड़े हुए हैं उसमें प्रवासियों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। इवन ये देखो आपके मोदी जी जो आप जिस पद पर आज जगह बैठ गए ऊँचे, उसमें प्रवासी की बहुत बड़ी भूमिका है। कभी अमेरिका बुलाया, कभी न्यूजीलैंड बुलाया, कभी यहाँ बुलाया, कभी, तो उन्हें प्रमोट किया ना उसको। लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं करते दुर्भाग्य से, वो कहते हैं तुम बम्बई दिल्ली चले गए, तुम्हारे पुरखे बस हो गए, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। पर बल्कि हमारी जगह जो दूसरे लोग बैठ गए उनको तुम स्वीकार कर रहे हो, उनके कल्चर को स्वीकार करो। आज तुमने अपना कल्चर छोड़ दिया और वो पंजाबी की वो ड्रेस तुमने स्वीकार कर ली ना, क्या गलत कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि अपने लोगों को भी समाहित करके चलिए और साथ में लड़िए इसको। ये लड़ाई अकेले यहाँ के स्थानीय लोग नहीं लड़ सकते, मेरा प्रबल मानना है ना। प्रवासियों का पैसा लो, प्रवासियों की बुद्धि भी लो, अपनी बुद्धि भी लगाओ और लड़ो इसको, मिल के लड़ा जाए, मिल के, तभी हो सकेगा, तभी पूरा पहाड़ एक बनेगा। जब 60% आबादी आपकी बाहर है और 40% यहाँ भी वो भी निर्बल है, तो आप क्यों नहीं उस बात में लेके चलो। उसका जज्बा है, वो उसको कुछ नहीं चाहिए। बम्बई दिल्ली बैठे आदमी को यहाँ ज़मीन नहीं खरीदनी, वो ऐसा कोई चाह नहीं उसकी, लेकिन वो इमोशनल ये चार्ज है, तो कहते हैं हाँ तो बोलो मैं क्या कर सकता हूँ वाले। इसीलिए कौतिक भी चल रहा ना, कौतिक से इमोशनल है। ऐसे कार्यक्रम बॉम्बे में बाकी समाज के बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौतिक क्यों है, उसके साथ भावनाएं जुड़ी है, सिर्फ उतना है कि नहीं हमारा कार्यक्रम है भाई, हमारा कार्यक्रम है। तो हमारा कहना ये बहुत बड़ी जज्बे की बात है। इसलिए बॉम्बे का जो आदमी यहाँ आता है वो कहता है तो बॉम्बे रहते, हाँ बॉम्बे रहते, जानते हैं हमारा कौतिक होता है बॉम्बे में, तो उसकी पहचान बन गई, उसका अपनापन है एक। तो ये मूल बात है, भावनाओं की बात है, भावनाओं की बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मुंबई में उत्तराखंड के जो लोग हैं, क्या स्थिति है उनकी और कैसा देखते हैं वहाँ पे मुंबई के लोग उत्तराखंड को? नहीं, पहाड़ के प्रति तो भावनाएं बहुत ज़्यादा, बहुत गहरी हैं निश्चित रूप से, जो शायद दिल्ली में वालों की नहीं होगी, क्योंकि वो नज़दीक रहते हैं। जो जितना दूर रहता है उसकी इमोशन उतनी रहती हैं, जो हमसे 7 समुद्र पार रहा है उसकी इमोशन ज़्यादा और ज़्यादा होंगे। तो आप ये कल्पना लगाए कि लोग कभी रात को कहीं न्यूजीलैंड या कहीं वहाँ से रात को मैसेज करेंगे, भाई जी अरे उत्तराखंड में भूखमरी का मामला है, कुछ करिए उसके लिए, कुछ लड़िए, जब उनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उनको लगता है मैं भले नहीं हूँ, लेकिन हमारे प्रदेश की लड़ाई है, हमें लड़ना चाहिए उस पर। अगर कोई अंकित हत्याकांड हुआ तो उसे कहेंगे हमें कुछ करना चाहिए, तो बड़ी बात हाँ बड़ी बात है। तो इमोशन बहुत बड़ी चीज़ है, और इमोशंस ही किसी आंदोलन को ड्राइव करते हैं, तो उनका जज्बा है। लेकिन और बाकी उनका स्टेटस जो अच्छा है, दे आर अर्निंग गुड मनी, स्टेटस भी बहुत अच्छा है, लेकिन इक्वली उतनी बुरी अवस्था में वहाँ पार्टी रह रहे हैं। वो इस उम्मीद में कि उनकी जनरेशन में आगे जाकर खड़ी होगी कहीं ना कहीं, कि मैं गांव में क्या पढ़ा पाऊँगा, बच्चे मेरे रहेंगे, मैं तकलीफ में भले रहूँ लेकिन मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, बस इतनी उम्मीद है। संघर्ष कर रहा है, इसी उम्मीद में जी रहे हैं। अब आते हैं आपके एक पर्सनल, जो आपका पिछले 10-11 महीनों से जो आप हैं, जो केशर सिंह बिष्ट हुआ करते थे, मतलब वो अभी उतना, जैसे आपकी आवाज़ में भी वो प्यानापन अब नहीं रह गया है। तो जो आपके साथ ये हुआ, जो ये पैरालिसिस का आपको अटैक हुआ, जिस वजह से आप थोड़े से, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आपने हिम्मत नहीं हारी इस पूरे दौर में, और आप खड़े रहे एक सिपाही की तरह, बिल्कुल डटे हुए हैं। लेकिन आपको जो अनुभव आपके थे वो कैसे रहे? वो मैं कह सकता हूँ और कहता हूँ कि ये जो बीमारी मुझे हुई ये किसी का वरदान है। अच्छा। क्योंकि अगर ये बीमारी नहीं होती तो मैं जीवन की और कई जो कटु सच्चाई है वो शायद नहीं जानता, और मुझे आगे कैसे जीना है ये मैं नहीं जानता। आज तक मैं अपने रॉ में था, ठीक है, प्रतिरोध की आवाज़ है, लड़ना है, ये करना है, समाज के ऐसा करना है, वो सब रहा, और उस जज्बे के साथ खड़ा भी रहा। कभी 2 पैसा किसी अन्य थी उसे नहीं कमाने, हमने पूरी पूंजी समाज को खड़ा करने में जो हमसे हो सकता था, लोगों अपने साथियों को साथ में लेकर हम लड़े। तो लड़ने का जज्बा था, वो लड़ने का जज्बा इस समय काम आया। और दूसरी चीज़ वो मैं इसलिए नहीं अवसाद में गया है, डिप्रेशन में इसलिए नहीं गया कि समाज मेरे साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ। ये मुझे पहले ऐसा लगता था, मैंने कई जगह एक दो जगह और कहा भी ये, कि मैं ये मानता था पहले कि समाज में हम इतना काम करते हैं, इसके बाद समाज में कई लोग नेगेटिव क्यों हैं,
क्योंकि सब 24 घंटे कोई किसी की आलोचना कर रहा है, ये कर रहा है, हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी आलोचना कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आलोचना कर रहा है समाज, कोई बात नहीं, हमें अपना काम करते जाना है क्योंकि हम नैतिक रूप से शुद्ध हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगा इतना काम करने के बाद इतनी नेगेटिविटी। लेकिन जैसे ही मुझे अटैक पड़ा, जैसे पहले से अटैक आया, तब जिस तरह समाज खड़ा हुआ मेरे लिए और समाज ने जिस तरह से मेरा हौसला बढ़ाया, तो तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिसको 80% समाज को नेगेटिव मानता था और 20% समाज को मैं मानता था कि पॉजिटिव ही रह गए थोड़े बहुत, तो ये उल्टा है दरअसल। अच्छा। ये 20% लोग नेगेटिव हैं सिर्फ और 80% समाज पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव लोगों की क्या है कि वो मुखर नहीं थे हर जगह, है ना। वो साइड नहीं, आपके साथ खड़े हैं तो आपके साथ खड़े हैं, भाई ठीक, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं। वो बोलते नहीं, तो आप बोलते नहीं है तो आप महसूस भी नहीं कर पाते कई बार। और नेगेटिव लोग क्या 24 घंटे आपके गुनगुनाते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, हो गया, तो आपको लगता है यार सब दुनिया इतनी नेगेटिव है। वो खुद को महसूस करवाते हैं। महसूस करवाते हैं, सही बात है। और हम उसी घर में रहते हैं वैसा कि नहीं ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। 80%। और मुझे जब मैं बीमार पड़ा तो शायद तो आपको अतिशक्ति लगेगी, लेकिन फैक्ट है कि रात को बाहर से भी जो लोग मेरे फेसबुक तमाम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत एक्टिव हूँ उसमें, तो वो कई लोग रो रहे थे वाकई। आई वॉज सरप्राइज कि ये मुझे जानता नहीं, मुझे पहचानता नहीं है, खाली मुझे जुड़ा है, भेजी बोला करके हमारा रिश्ता है। और वो कहीं जापान से मैसेज कर रहा है, वहाँ से कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है और मुझे मेरे लिए रो रहा है, भाई कैसे हो गया, आपको बहुत दुख हुआ, आप तो इतना दौड़ते हैं, आप इतना एक काम करते हैं। तो मुझे लगा यार एक अद्भुत कमाल की बात है, लोगों का मुझसे जुड़ाव कितना है, बहुत है। तो ये लोग आपको काम को पहचानते हैं, आपके जीजू को फॉलो करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। और मैं इवन दौड़ता हूँ, चूँकि जैसा आपको पता है कि मैं दौड़ता भी हूँ, तो मुझे कम से कम मुझे लगता है कम से कम अभी तक 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि भैया आपको देखिए हम दौड़ रहे हैं। तो यू डोंट नो वेर यू गेट इंस्पायर्ड एंड वेर यू इंस्पायर समबडी, है ना। तो मुझसे समाज इतनी बड़ी संख्या में जुड़ा, तो मुझ मेरे लिए बहुत बड़ा, अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो मुझे पता नहीं चलता कि कितनी पॉजिटिव शक्ति मेरे साथ है, मैं नेगेटिव शक्ति के साथ ही लगा रहता। तो आई थिंक दिस इज गुड, कोई बात नहीं, इससे उबर जाएंगे, कोई बात नहीं, समय के साथ हैं। लेकिन एक अच्छा अनुभव आपको दे गया। बहुत अच्छा अनुभव, बहुत बुरा अनुभव भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आदमी इंसान इसी ऐसी घड़ी में लोग कहते हैं कि जब बुरा समय हो तो ही पहचान जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस समय लोगों ने जिस तरह इस समय का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, वो भी याद करने वाली बात है। और वो बहुत बड़ा एक इंसान का नैतिक पतन कितना हो सकता है, वो इस मेरी बीमारी ने दिखाया कि मेरे साथ वो क्या कर सकते हैं। और इंसान श्रेष्ठतम भूमिका कैसे अपनाता है, ये मैंने देखा। मैं जब बीमार पड़ा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, समाज की जो हमारी शुभचिंतक महिलाएं मेरे लिए खाना भेजती थी अपने घरों से। ऐसा नहीं हो तो जानते हैं कि भाई घर से इसका खाना आता होगा ये, लेकिन वो मेरे को पूछती थी क्या खाओगे। मैं 2 महीने अस्पताल में रहा तो मेरे लिए खाना भेजती थी। वैसे ये भावुक होने वाला सीन भी है कि जिनसे अपेक्षित ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो और वो इतना प्यार आपको दे, तो वाकई मतलब ये हमेशा अपने दिल में रखने वाली बातें हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपको इतने अच्छे लोग मिले, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो है कि जीवन में आपने इतने उतार चढ़ाव देख लिए, जो मुझे लगता है, और जैसा मैं आपको जितना जानती हूँ, अब आप जीवन को क्या परिभाषित करेंगे? कैसे देखते हैं अब आप जीवन को? पुनर्जन्म हुआ है और आप जो सीखा है नए ढंग से जिएंगे, कुछ बेटर करेंगे ऐसी उम्मीद है। कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं पता, लेकिन जीवन के अब आपने उतार भी देख लिए और चढ़ाव भी देख लिए हैं, तो दोनों को देखने के बाद अब आप जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, ये तो जीवन में आदमी अपनी इसको लाइफ को परिभाषित करता नहीं ढंग से जानता और आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे लिए ये अभी 29 तारीख को मुझे 11 महीने हो जाएंगे तक, 29 अक्टूबर को मुझे स्ट्रोक आया था। लेकिन ये जो 11 महीने और मेरी लाइफ के बाकी जो जीवन है उस पर ये भारी है अनुभव के मामले में। जबकि मैं ये मानता था कि इतना संघर्ष रहा है मेरा
कि मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा। तो इसने मुझे ज़िंदगी को बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी पूरी वो 360 डिग्री घुमा दिया पूरा। मेरा जीने का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। तो सबसे बड़ा ये मानिए ना कि जब मैं जहाँ मैं मानता था कि 20-80% नेगेटिव है, अब 20 में पॉजिटिव है, अब मैं ये उल्टा मानने लग गया हूँ। तो जाहिर है बड़ा बताओ है अपने आप में, है ना। तो अब जो मेरा मानना है कि आगे जो लाइफ होगी ये मेरा पुनर्जन्म है। ये ऐसा नहीं कि ये पैलिसिस है तो क्या ऐसी बीमारी है कि ठीक नहीं हो सकती या क्या, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये मौत के बराबर था। मेरा एहसास बहुत मौत करीब था। मैं मानता हूँ कि अगर मान लो मेरे को स्ट्रोक आया, अगर मेरे को उस दिन अगर हार्ट अटैक आएगा तो मैं तो ख़त्म हो गया होता। तो मुझे ज़िंदगी मिली है, एक मौका और मिला है, भगवान ने दिया है एक मौका जीने का, और इससे मैं उभर जाऊंगा। तो अब मेरा क्या, अब जो मैं ज़िंदगी जीऊँगा तो वो मेरी दूसरी लाइफ होगी, कम्प्लीटली सेकंड लाइफ। और जो मेरा पीछे छूट गया, जो मैंने क्या किया क्या क्या नहीं किया, वो उसकी समीक्षा करके और आगे जो भी 10-20 साल जो भी बचे होंगे वो कुछ बेहतर ढंग से कर पाऊँ, सार्थक ढंग से कर पाऊँ। तो ऐसा मेरा विचार है। अब आगे क्या तो समय बताएगा। तो इतने जो आपके एक्सपीरियंस हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं खुद में बहुत एडमायर करती हूँ आपको कि मैंने जिस तरह से आपके वीडियोस देखे हैं इस स्थिति में कि आपको पैरालाइज्ड का अटैक हुआ है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप जिस तरह से एक्सरसाइज के आप वीडियो पोस्ट करते हैं, आप अपने रनिंग के करते हैं, वो जज्बा है आपके अंदर और बहुत लोगों को इंस्पायर भी करता होगा। वो सबसे बड़ा क्या मज़ा है, मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है कि जब मैं बीमार पड़ा, जिस दिन मुझे स्ट्रोक आया और मैं अस्पताल में एडमिट होकर जब 1 हफ्ते के बाद दूसरे अस्पताल में गया, तो मुझे मेरे लोगों ने मेरे वीडियो मुझे पोस्ट किए, भेजे कि देखो आपने ही कहा था जो संघर्ष करता बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे कई वीडियो में बना था, छोटे मोटे वीडियो और कुछ। तो लोगों ने मेरे वीडियो भेज के मुझे प्रेरित किया कि देखो तुम अपना वीडियो देखो, यू फॉल या गिर नहीं सकता, खड़े होना है तुम्हें, और आपने खुद कहा है। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग कि मेरे वीडियो मेरे ही काम आए। तो लोगों ने कहा नहीं तुम्हें हटना नहीं भेजा, और मुझे तो उनकी वजह से ही मैं आज खड़ा हूँ अपने इस पे। बिल्कुल, डेफिनेटली लोगों की दुआएं तो काम करती हैं। और निश्चित रूप से, और दुआएं भी मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि मैंने इस जगह जो भी, अगर मान लो जो आपके दर्शक होंगे अगर कोई से जूझ भी रहा है, तो 3 चीज़ें हैं इस बीमारी को उभरने के जो मैंने सीखा है कि सबसे पहला आपके पास अच्छे शुभचिंतकों का बड़ा काफिला होना चाहिए जो आपके लिए रात दिन दुआ करें। ये सबसे पहली सतह ठीक होने की कि जो आपके दुआ कर रहे हैं वो तो शुभचिंतक होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास संकल्प शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। और तब जाके जब ये सब ठीक होगा, आपका शरीर ठीक रहेगा, तब जाके डॉक्टर दवा काम करती है। तो मेरे हिसाब से बीमारी में डॉक्टर की दवा तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आपका विलिशर, शुभचिंतक और संकल्प शक्ति, और फिर डॉक्टर की दवा। ये मेरा अनुभव है इस बीमारी से उभरने का, ये मेरा फलसफा है। बड़ा अच्छा है और आपको देखकर आज तो लग भी नहीं रहा खैर कि आप इस दौर से होकर आए हैं। तो अब समय की अपनी मर्यादा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है आपके साथ बातें करते हुए। थैंक यू। मुझे गर्व है कि मैं आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बात करें। इट्स अ ग्रेट मोमेंट्स। चलते चलते एक अंत में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, युवाओं को, हमारे पहाड़ वासियों को? मेरा ये कहना है कि आप जीवन में किसी भी जगह रहें, संघर्ष तो हर समय रहेगा ही रहेगा। आपको एक कदम पीछे ही हटना है, संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है और मुकाम हासिल करना है। ये बिल्कुल, इससे कोई समझौता नहीं। चाहे आप अच्छी अवस्था में हो, जीवन में हर मौके पे ऐसे पल आएंगे जहाँ आपको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, पर आप अपनी संकल्प शक्ति कभी ना खोएं। और आपको आपका गोल आपको निश्चित रूप से पाना है, ये दिमाग में हमेशा 24 घंटे पे रहना चाहिए बस। थैंक यू। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मेरी दुआएं भी हैं और मैं शुभकामनाएं भी दूंगी आपको कि आप बहुत जल्दी आप बिल्कुल रिकवर हों, ठीक हों और वापस से आप वही रनिंग वाले स्टाइल में आप हमें वीडियोस भेजें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या, मैंने कहा अब ये है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन मैं बीमारी से बाहर आ जाऊँ, मैं दौड़ूंगा नहीं, आई विल फ्लाई। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस पल का, आपके दोनों का असर होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप थे श्रीमान केसर सिंह बिष्ट जी, और मुझे उम्मीद है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आपने बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया है, मुंबई जैसे जाकर प्रवासी उत्तराखंडियों को एक सूत्र में पिरोने का आपने काम किया है। और जैसा अभी आपने उनके
पॉडकास्ट में देखा भी है कि लोगों की दुआओं ने और लोग जो उनके साथ खड़े थे आज उन्हें कितनी हिम्मत दी है उनकी इस बीमारी, जो उनको पैरालिसिस का जो अटैक पड़ा था, और आज वो वापस खड़े हो गए हैं और उसी जज्बे के साथ हैं, उसी हिम्मत के साथ हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी से आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपना प्यार, आशीर्वाद और इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।